हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 5 सालों के। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एक बार पूरी देखो। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक पक्का करना, ठीक है। कि मैं आपके लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ खड़ा होके, तो एक लाइक तो बनता ही है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और ये वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगी, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में से न्यूमेरिकल टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम आते हैं। ठीक, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो मानना है किसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के एंड में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई क्वांटम नंबर्स, ये दो आपको करने। उसके बाद आपको वो जो रूल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, जहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं वहाँ जो रूल्स होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, उसमें आ जाते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी, ये चीज़ें। तो ये कुछ रूल्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आपको बोर मॉडल जो है वो करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आइसोटोप्स आइसोबार्स वाला ये जो पार्ट होता है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो या फिर मास नंबर निकालो, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये आपको इंपॉर्टेंट में रख के आपको करना है, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं 5 इयर्स PYQs। चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं ये, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। जहां कहीं सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं होगा वहां मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको यहां से इस वीडियो से कुछ फायदा होगा तो आप अपने फ्रेंड से इसको शेयर भी कर लो, ठीक है। उसमें मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में आया हुआ है। तो यहां पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ 4f ऑर्बिटल। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहां कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f ऑर्बिटल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में है, ठीक। तो पहली चीज मैं आपको ये बताता हूं, जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे ना, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। जैसे ही देखोगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने डरना नहीं है, सीधा करना है, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले सिर्फ पहली लाइन पढ़ी तो मैं यहां लिख रहा हूं, सीधा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। इन इलेक्ट्रॉन इज इन अ 4f ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। आगे लिखा हुआ है व्हाट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s। मतलब n, l, m एंड s की वैल्यूज इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होंगी, ठीक है। क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन है तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में, ठीक है, 4f ऑर्बिटल में, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू यही होती है जो स्टार्टिंग में होती है, ये तो n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। l की वैल्यू क्या होगी, l इज इक्वल टू होता है 0 टू n-1, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 0 टू n-1 होता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे n-1 तक जाएंगे। n क्या चीज है, 4, तो 4-1 करके यहाँ 3 आएगा, मतलब l की वैल्यू आएगी 0 टू n-1 है ना, 0, 1, 2, 3, ये आ जाएंगी l की वैल्यूज। और हम यहाँ बोल रहे हैं कि 4f ऑर्बिटल है, तो यहाँ आपको पता है l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं ना, s p d f। तो l की वैल्यू इसके लिए आ गई, क्योंकि ये f ऑर्बिटल के अंदर है ना, तो l की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। l की सारी वैल्यूज ये आ जाएंगी, और 4f इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। अब पूछा है m की क्या वैल्यू होगी, तो m देखो m की वैल्यू होगी, देखो m होता है -l टू प्लस l। देखो l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू आएगी -l2 प्लस l। तो इसमें ऐसे लगाएंगे, आपको पता है -3, ठीक है, -2, -1, 0, उसके बाद +1, +2, +3, बस ये आ जाएंगी m की वैल्यूज। और एक इलेक्ट्रॉन ये कहाँ है, 4f ऑर्बिटल में, उसके लिए s की क्या वैल्यू आएगी, s स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये आपको पता है। तो s की वैल्यू आएगी +1/2 या फिर r -1/2, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, दोनों ही लिख दोगे आप,
मतलब +1/2 r -1/2 लिखना है, एंड -1/2 नहीं लिखना है, ठीक। क्योंकि s होता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन था जो हमने करना था। एक बार थोड़ा सा कैमरे को फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो चलो आगे वाला देखते हैं। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो अभी एक लाइक आप इस वीडियो को कर दो, ठीक। ओके, वही एक लाइक है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपके लिए कुछ करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अपना सब कुछ बाकी छोड़ के यूट्यूब को अपना प्रोफेशन मान के यहाँ आया हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशन मानने में थोड़ा सा रिस्क भी होता है, फिर अगर हमें कोई लाइक नहीं करेगा कुछ नहीं, फिर हमें थोड़ा सा ऐसे लगता है, दिमाग में डीमोटिवेशन हो जाती है। तो उस चीज़ को करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक पक्का कर देना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये वाला। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसको बोलते हैं, ठीक। तो यहां पूछा है स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन को स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो आपको पता है डी ब्रॉगली की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? वो होती है लेमडा इज इक्वल टू h/p। ये होती है ना डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक। तो इसको स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है। वो आप जो आपने पढ़ा होगा ना, उस हिसाब से आप देखोगे कि डी ब्रॉगली ने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया था, ठीक है। फिर डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन भी दी थी अपनी, ठीक है। वो इक्वेशन कैसे आई थी वो भी यहां आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब ऐसे करके दी थी ना, एक होती है इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, एक होती है E इज इक्वल टू h न्यू। ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया था। तो कंबाइन करने के बाद यहां ऐसे लिख सकते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे करें इसको, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको इस तरफ लिख सकते हैं h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक। तो न्यू जो होता है वो होता है, ये जो न्यू है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ये होता है c/λ, ठीक है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहां से c का स्क्वायर और c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू h/mc, ठीक। और ये जो c होती है ये होती है क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ कोई और मतलब इस c को हम v से रिप्लेस कर सकते हैं, v से रिप्लेस करते हैं, c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, इसको v से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं r लेमडा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अगर लाइट की जगह कोई और रेडिएशन है, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडिएशंस के बारे में, लाइट की जगह कोई और रेडिएशन है तो इसको v लिखेंगे, उसकी वेलोसिटी v लिखेंगे। या फिर आपको पता है r लेमडा इज इक्वल टू h/ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, h/p आ जाएगा। ये होती है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन के अंदर स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसके अंदर आप ये जो चीज़ है ना इसको भी लिख सकते हो, ठीक। ये आपको रिवाइज भी हो गया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, वहां आप देख लेना इसके आगे क्या लिखा होगा, ठीक है। ये आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग था, ये किसके अकॉर्डिंग था, इनको ज्वाइन करके ये इक्वेशन आई, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस वगैरह आप देख लेना, ठीक। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको कर लोगे, ठीक। अगर ये आ गया तो ये देखो नेक्स्ट, यहां क्या पूछा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। यहां जो दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए हैं इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो देखो पहले हम दोनों सेट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला सेट हम यहां लिख रहे हैं, n की वैल्यू 1 दी है, l इज इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया है, m इज इक्वल टू 0 दिया है, और s इज इक्वल टू कितना दिया है? +1/2, ठीक है। ये पहला सेट है। दूसरा सेट है हमारे पास जो दिया हुआ है हमें, n इज इक्वल टू 1 दिया है, l इज इक्वल टू 0 दिया है, m इज इक्वल टू कितना दिया है? m इज इक्वल टू 0 दिया है, और s इज इक्वल टू -1/2 दिया है। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए आपके पास क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। आपको पता ही है क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है
n इज इक्वल टू 1 है तो यहां लिखो n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है l इज इक्वल टू होता है 0 टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 का मतलब है इस 1 को यहां पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 करके 0 हो जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए l इज इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी। ठीक, और अगर l इज इक्वल टू 0 आया तो m तो 0 ही आएगा, s प्लस 1/2 हो सकता है। ठीक, तो अब देखो ये जो सेट है इसमें दी हुई है l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 1 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है रीजन में आप ये लिख सकते हो l की वैल्यू होती है 0 टू n माइनस 1। तो अगर हम यहां पुट करें n की वैल्यू तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 नहीं हो सकती। ठीक, तो ये जो सेट है ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक, ऊपर यही पूछा रहा है, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, तो ये सेट पॉसिबल नहीं है, ये सेट फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, आपको पता होगा ये। ठीक, और ये सेट पॉसिबल है। देखो n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 टू n माइनस 1 करते हैं ना, n माइनस 1 करेंगे तो l इज इक्वल टू 0 होगा, l इज इक्वल टू 0 होगा, m इज इक्वल टू 0 ही होगा, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू ये हो सकता है। तो मतलब ये सेट जो है ये वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो पूछा हुआ है जो सेट यहाँ से पॉसिबल नहीं है उसका रीजन क्या है, तो रीजन में आप ये लिख सकते हो, बाकी सारा ठीक है, l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू होती है 0 टू n माइनस 1, तो इस वैल्यू में पुट करो तो l की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, ये इसका रीजन आप दे सकते हो। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, 1 सेकेंड आप रुक जाओ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहां लिख देता हूं, नो two electrons in an atom can have same set of quantum numbers। मतलब एक एटम के अंदर, ये आपको पता ही है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो। ठीक, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक, और यहां से जो नतीजा निकल के आता है वो ये होता है कि एक जो हमारा कोई ऑर्बिटल है, सपोज एक कोई ऑर्बिटल है, उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता। ठीक, ऐसे मतलब दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती। हमेशा अगर कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक, डेफिनेशन इसकी ये होती है कि ये आपको मैंने बता दिया एक बार, क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, सारे के सारे क्वांटम नंबर। ठीक, देखो n सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, m सेम होता है, लेकिन s हमेशा डिफरेंट होगा, ये आपको पता है। ठीक, और इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि इस चीज से, इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि ऑर्बिटल के अंदर हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसकी तो स्पिन, सपोज अगर ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन आप ऐसे दिखा सकते हो, आप ये डाउन भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी नहीं होगी, मतलब दोनों ही क्लॉकवाइज या फिर दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते, हमेशा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, इतना आपको लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो यहां लिखा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एक्सप्लेन व्हाई डज इट शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो यहां बोला गया है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो पहली चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 3d10 4s1। ठीक, 3d10 4s1। तो ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्यों होता है? इसमें रूल लग जाता है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, वो रूल लग जाता है। देखो होनी क्या चाहिए थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2, क्योंकि
क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस में कितने आते हैं, हमेशा 2 आते हैं, फिर डी में भरते हैं, ठीक है, पहले एस में भरे जाते हैं फिर डी में भरे जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक। तो यहाँ 4s2 3d9 होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, इस s से एक इलेक्ट्रॉन उठ के d में आ जाता है, तो 3d10 4s1 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ठीक है। और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेन जो हमारा सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें 4s में पहले 2 भरे जाते हैं, उसके बाद d में भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ s से एक इलेक्ट्रॉन उठ के d में आ जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो कि बोल रहा है कि पहले कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आगे बोल रहा है व्हाई डज इट शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों है, एक्सेप्शनल इसीलिए है क्योंकि यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन पहले इसमें 2 हो सकते हैं, यहाँ 9, तो यहाँ जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस d में जाएगा, d में 10 हो जाएंगे, तो रूल लग जाएगा हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यहाँ ये d फुल्ली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए, ये रूल यहाँ लगता है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो, ये तो आप कर सकते हो, 14 वाला देखो, ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। देखो 14 वाला, डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। तो ये तो आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है, एटम के अराउंड एक 3D स्पेस होता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, ठीक। और एस और पी ऑर्बिटल की शेप्स लिखनी है, आपको पता है एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, तो स्फेरिकल होता है। और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप। और पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, एक होता है पी एक्स ऐसे करके, एक होता है ऐसे एक्सिस पे बना लेना पी वाई, और एक होता है पी जेड ऐसे कर लेना, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये आपको पता है, इनकी शेप्स ड्रा करनी है, ये आपको पता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहां देखो, वाई एटम्स विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है, ये कैसे करोगे, ठीक। तो देखो इसमें आप 2 चीजें लिख सकते हो, ठीक। तो इसका रीजन होता है, ये आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ना, उसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं उसके बाद ये टॉपिक होता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो इसके रीजन होते हैं 2, एक रीजन होता है सिमिट्री, क्योंकि सिमिट्री का स्पेलिंग क्या होता है, SYMETRY, ठीक, ET नहीं होता, ये आपको पता है, ठीक है। तो देखो एक होता है कि अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाए या फिर एग्जैक्टली फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो जाए तो वो सिमेट्रिकल हो जाता है। तो सिमेट्रिकल चीज हमेशा स्टेबल होती है। देखो सपोज मैं यहां बोल रहा हूं, सिमेट्री आपको मैं समझाता हूं। देखो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री होती है कि सपोज ये जो मैंने यहां से इसको पकड़ा है ना, तो ये बिल्कुल सीधा है, तो इसको हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल है। मतलब मैंने ऐसी जगह से पकड़ा है कि ये और ये दोनों तरफ जो है, मतलब इधर जो वेट है और इधर जो वेट है दोनों इक्वल है, तो इसको बोलेंगे मैंने सिमेट्री वाली जगह से पकड़ा है इसको। अगर मैं अब देखो सिमेट्री वाली जगह से ये स्टेबल है, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहां से पकड़ता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये अब स्टेबल नहीं है, ठीक। तो जब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड हो जाते हैं ना ऑर्बिटल्स, तो उस टाइम उनमें एक तो सिमेट्री आ जाती है, ठीक है, सिमेट्री। तो आप रीजन लिख सकते हो, एक सिमेट्री रीजन होता है, इस वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और एक होता है एक्सचेंज एनर्जी वाला कंसेप्ट होता है, ठीक। एक्सचेंज एनर्जी, ये 2 रीजन होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री की वजह से हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के जहां आपने नोट्स बनाए लास्ट में जाके देख सकते हो आप, ठीक। एक तो सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। दूसरी चीज है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे, मैं यहां लिख देता हूं एक्सचेंज एनर्जी की वजह से भी क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। तो जैसे ही ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड हो जाते हैं, तो उनमें एक्सचेंजेस जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस, वो बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, तो बढ़ने से क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी। तो जितनी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये 2 रीजन आप लिख सकते हो, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स में, ठीक। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग, ये ना, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये आपको पता है
कि ये जो प्रिंसिपल है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये क्या बोलता है आपको पता है कि इसकी एक मतलब मैं आपको बताता हूं, यहाँ यहाँ ऐसे करके एक होता है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ऐसे करके एक इक्वेशन सी होती है इसकी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई, ये इक्वेशन सी इसकी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये बोलता क्या है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता, कैलकुलेट मेजर नहीं किया जा सकता, ये बोलता है, ठीक। तो ये यहाँ आपको पता है डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि पोजीशन और मोमेंटम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक टाइम पे मतलब मेजर नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली, एक्यूरेसी से मेजर नहीं किया जा सकता, क्या, पोजीशन और मोमेंटम, ठीक। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां से भी आपको एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां देखो ये फिर वही पूछा है, 2-3 पेपर्स में हाइजेनबर्ग पूछा हुआ है, ठीक है, यहां फिर वही पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये देखो, अभी एक काम करते हैं ना, अच्छा रहने दो, यहां ही कर लेते हैं सॉल्व। देखो यहां क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो ये है, वाई इन द बिल्डिंग ऑफ एटम्स 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस बिफोर द 3d ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जब हम एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं तो उस टाइम 4s को पहले क्यों भरते हैं 3d से, ठीक है। आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करते हो पहले 4s में भरते हो फिर 3d में भरते हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बस इसका रीजन यही है, क्योंकि 4s में इसलिए भरते हैं क्योंकि 4s की लो एनर्जी होती है, ठीक है, इसकी एनर्जी लो होती है, और अफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लो एनर्जी वाला पहले भरा जाता है, ठीक। 4s की एनर्जी लो होती है, आंसर इसका यही है। तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन में और भी लिख सकते हो कि यहां हम n+l रूल लगा के देखते हैं। तो n+l रूल क्या होता है, ठीक है, 4n+l रूल अगर 4s में अप्लाई करें तो 4 है ना, तो यहाँ आएगा 4s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ n+l की वैल्यू इसके लिए 4 आती है, इसके लिए आती है 3, और d के लिए देखो, d के लिए क्या वैल्यू होती, मतलब d की वैल्यू क्या होती है, l की क्या होती है 0 1 2 3, ये आपको पता है ना, SPDF इसको बोलते हैं, ठीक। तो d की वैल्यू 2 है, 3 + 2 यहाँ 5 आती है, ठीक। तो n+l रूल लगा के हम ये देखते हैं कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3d में जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो होती है लो 3d से, तो अफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले कौन सा भरा जाता है, लो एनर्जी वाला, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम 4s भरते हैं फिर 3d भरते हैं, ठीक है, इतना सा ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखें, आगे कोई और तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो यहां लिखा है लिस्ट मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में मेन पॉइंट्स डिफरेंस के लिखने हैं, ठीक। तो आपको पता है, मैं 1-2 पॉइंट आपको बता देता हूं, बाकी आप कर लेना, ठीक है। तो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है वो जो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं, जैसे न्यूक्लियस के आसपास ये जो 2 डायमेंशनल रास्ता है जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, ठीक। तो ऑर्बिट ऐसे होते हैं, ऑर्बिटल कैसे होते हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपको पता है, आप अपनी नोटबुक के ऊपर जहां नोट्स बनाए होंगे वहां से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ऐसा एक बार एग्जाम में पूछा गया है, वेवलेंथ निकालना, ठीक। तो यहां ये जो इसमें इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन जो मैंने आपको अभी सॉल्व कराई थी ये लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको साफ कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसा एक और भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। देखो यहां बोला गया है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब वेलोसिटी दी है, ठीक है। वेलोसिटी हमें दी है कितनी, 2.05 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड यही दी है ना, ठीक। अच्छा तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, ठीक। और किसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, यहां बोला गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो आपको यहां एक फार्मूला यूज करना है, ठीक है।
वो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये होता है जो डी ब्रॉगली इक्वेशन से आता है, ठीक। लेमडा ये होती है वेवलेंथ, लेमडा वेवलेंथ होती है इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये आती है ना वहां से, एच बाई पी करके लिखा था तो एच बाई एम वी करके भी लिखा था, तो ये यूज करना है आपको बस। तो यहाँ एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एम होता है मास, वी होती है वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो इसको? यहाँ आप पहली चीज है कि मास कहां से आएगा, ठीक है। तो मास यहाँ किसका लेना है? इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का जो, देखो यहां बोला ही यही गया है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो, तो वेवलेंथ तो निकालेंगे इस फार्मूला से। तो एच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁴, ये 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये पता होना चाहिए आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक। और मास, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻37 kg। यहाँ मास को केजी में रखना है, इस इक्वेशन में मास को केजी में रखोगे तब सोल्यूशन निकलेगा, ठीक। -31 kg। तो बस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, एच की वैल्यू अवेलेबल है, मास भी अवेलेबल है, वेलोसिटी भी दी है, तो वेवलेंथ निकालनी है, बस लेमडा निकालना है। तो एच की वैल्यू कितनी रखेंगे? 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻37, ठीक है, मल्टीपल बाई वेलोसिटी कितनी दी है? वेलोसिटी दी है 2.05 इंटू 10⁻7। बस इसको सॉल्व करोगे तो यहां से वेवलेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक। और यहां से वेवलेंथ जो आती है वो आती है 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो सकता है यहाँ कुछ चेंजेस भी हो जाएं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके यही आएगा, ठीक। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। देखो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ ये डी ब्रॉगली इक्वेशन वाला, जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन है वो लगानी है आपको सीधा, बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये वाला, तो यहाँ क्या पूछा है, देखो कॉपर और क्रोमियम की, देखो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो कॉपर एंड क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखनी है। तो आपको पता है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने अभी आपको बताई, कॉपर होता है 29 एटॉमिक नंबर, तो होती है 3d10 4s1, और पीछे यहाँ क्या होता है अर्गॉन जिसको आर्गन बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, 18 एटॉमिक नंबर, अर्गॉन 3d10 4s1, ये होती है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये भी एक्सेप्शनल है, और दूसरी क्रोमियम की पूछी है वो भी एक्सेप्शनल है। तो क्रोमियम की क्या होती है वो देखते हैं। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। तो क्रोमियम यहाँ लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है अर्गॉन 3d5 4s1, ठीक है, 3d5 4s1। दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल है, और क्यों एक्सेप्शनल है? बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ये रीजन है, ठीक। अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, कैलकुलेट द मास ऑफ, ये तो हो गया हमारा, ये 7 नंबर वाला देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ वेव। पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। वेव वाला जो, जैसे हमने ड्यूअल नेचर वाला पार्ट पढ़ा होगा ना आपने, मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आपने पढ़ा होगा ड्यूअल नेचर वाला पार्ट, तो वहां पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है ये आपने पढ़ा होगा। तो पार्टिकल क्या होता है, वेव क्या होती है आपको पता है, वेव ऐसी होती है जो ऐसे चले, इस फॉर्म में चले, ठीक है। तो वेव के आपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वेवलेंथ हो गई, वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक। और पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल होता है जैसे हम कुछ देखें तो सीधा उसमें कुछ पार्टिकल्स मूव करें, वो पार्टिकल होता है। तो इनके बारे में आप 2-3 डिफरेंसेस जो होते हैं वो लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, वेव और पार्टिकल के बीच में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो, ये 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जैक्ट ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 1000 kg रॉकेट। 1000 kg रॉकेट है, मतलब मास दिया हुआ है, मैं यहां करता हूं इसको, ठीक। मास दिया हुआ है कितना, 1000 kg, 1000 kg का रॉकेट है। तो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, वेलोसिटी भी दी है, वेलोसिटी दी है आपको 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक, वेलोसिटी भी दी है। तो h की वैल्यू भी यहां आपको दी हुई है, h की वैल्यू दी है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। h की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपसे पूछा गया है वेवलेंथ निकालो, तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू
एच बाई एम वी, यही होता है। तो एच की वैल्यू यहां रखोगे, मास की यहां, वेलोसिटी की यहां रखोगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी यहां किलोमीटर पर आवर में दी है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सिंपल मेथड होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, सीधा सीधा 5/18 से मल्टीपल करना पड़ता है। 300 किलोमीटर पर आवर है ना, इस 300 को मैं 5/18 से मल्टीपल कर दूं। देखो मेथड तो अलग होता है, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, आवर को मिनट्स में करो, लेकिन शॉर्टकट ये है कि इसको अगर आप 5/18 से मल्टीपल करोगे तो जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो 83.33 मीटर पर सेकंड यहां से आएगी, ठीक। ये वेलोसिटी आ गई 83.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहां रख दो इस फॉर्मूले में एच की वैल्यू रख दो 6.625 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ एम मास कितना दिया है 1000 kg, तो 1000 kg को 10⁻³ कर दो। मास को kg में ही रखना है, यहाँ इधर भी हमने मास को kg में लिया था, ठीक। मास को यहाँ इस इक्वेशन में, डी ब्रॉगली वाली इक्वेशन में kg में रखना है, ठीक है। तो 10⁻³ मास आ गया, देखो 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, मल्टीपल बाई 83.33। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वेवलेंथ आ जाएगी मीटर में, ठीक। वेवलेंथ कितनी आएगी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। वेवलेंथ यहां से आएगी 7.95 इंटू 10⁻⁻39, 7.95 इंटू 10⁻⁻39 मीटर, इतनी आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके कैलकुलेट आपको खुद कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो मैंने 11th क्लास के लिए ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां में आपकी कोई अगर डाउट होगी उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट्स में भी मिल जाएगी, वहां आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस पुट करनी वैल्यू, सिर्फ पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखो यहां पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक 7 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन एंड Fe और Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी है, ठीक। करें इसको, Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आर्गॉन 3d6 4s2, इसकी कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, ठीक है। 3d6 4s2 होती है। और Fe3+ की कितनी होगी, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो पहले s से निकालो फिर d से निकालो। तो s से 2 निकालेंगे, d से 1 निकालेंगे, तो बनेगा आर्गॉन 3d5 4s0। बस ये हो गई Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एटॉमिक नंबर 30 तक जो है आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। 30 एटॉमिक नंबर तक जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस वगैरह पूछी जाती हैं, आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेने, ठीक है। ये था हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, ये देखो यहां 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये देखो क्या पूछा हुआ है यहां, ठीक है। एक्सप्लेन विद रीजंस व्हाई 3p इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आर अनपेयर्ड एंड हैव पैरेलल स्पिन। तो अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। तो 2p3 जो है ना p ऑर्बिटल, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब देखो पूछा क्या है, पूछा ये है कि वाई 3p इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आर अनपेयर्ड, कि यहां नाइट्रोजन के अंदर ये जो 3p इलेक्ट्रॉन है, 3p नहीं है 2p है, ये 3p गलत है, ठीक है। नाइट्रोजन ही है ना ये नाइट्रोजन, ये 3p नहीं, यहां 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो ये अनपेयर्ड क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन में 3p की जगह 2p आता है, ठीक। ये अनपेयर्ड जो है ये क्यों है, ठीक है। और अनपेयर्ड होके पैरेलल स्पिन इनकी क्यों है। तो यहां आपको एक चीज याद रखनी है, इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आप ये बोलोगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां अनपेयर्ड ही रहेंगे, ऐसे ही आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे आ जाएं इलेक्ट्रॉन 3, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं करता। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए एक रूल होता है ना, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो ये बोलता है कि जब तक एक एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक हम पेयरिंग नहीं करा सकते। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो आप बोलोगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, क्योंकि आप बोलोगे अगर यहां हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा दें, ठीक है, पेयरिंग करा दें, तो वो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं करेगा। उसको क्या करेगा,
अनफॉलो करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ तीनों ही इलेक्ट्रोड ऐसे ही रखने पड़ते हैं। तो यही चीज ट्रू है, इसका आंसर यही होगा। ठीक, यही बोला गया ना। देखो अनपेड क्यों है, तो इसलिए ये अनपेड है ना, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही आता है। ठीक है, यही आएगा। तो अगर हम हंस रूल को फॉलो नहीं कराएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत होगी। ठीक, ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में आपको क्या पता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने। ये भी लिख देना साथ में, डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखो 14 नंबर वाला, स्टेट एंड एक्सप्लेन हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है कि जब आप एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो जब तक सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक आप पेयरिंग नहीं करा सकते। ठीक, यही होता है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर सकते हैं, ऐसे नहीं भर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे भर दें, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये सही है। ठीक, ये आपको करना है। ठीक है, यहां से आ सकता है। नेक्स्ट देखें, ये देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेट एंड डिराइव डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो मैंने अभी आपको पहले डिराइव करके बताया था डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, E इक्वल टू MC स्क्वायर और लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू वो करके। ठीक है, वो दो इक्वेशंस यूज करके बताया था। तो वही आपको यहां डिराइव करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन करना है एम वाला। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम होता है। तो ये किसके बारे में बताता है, कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो एम की मतलब एल की किसी भी वैल्यू के लिए एम की वैल्यू होती है -L2 + L। ये कुछ चीजें आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है, बता देना आप। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। नेक्स्ट देखें, ठीक है, देखो यहाँ क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी है और बोला गया है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल क्यों है। तो अभी हमने यहाँ लिखा था क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाली है, तो 4s2 होना चाहिए था लेकिन 4s1 है। क्यों ऐसा क्यों है, इस वजह से देखो, इस वजह से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है, क्योंकि रीजन वही है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक, आप अगर इसको पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये मैंने आपको अभी पहले बताया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, वही कि दो क्वांटम नंबर मतलब सारे के सारे क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन के नहीं हो सकते। हमेशा एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, ये बोलता है। ठीक, ये 2-3 बार पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ आइसोटोप्स में पूछा हुआ है, व्हाट आर आइसोटोप्स पूछा है। नेम द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पूछा है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको पता ही है। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक, वो आपको पता है, कर लोगे आप आराम से। ठीक, नेक्स्ट देखते, ये देखो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड हेजनबर्ग प्रिंसिपल इन एवरीडे लाइफ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। देखो डी ब्रॉगली कंसेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या लिखोगे आप। तो आप पहले इस क्वेश्चन में ऐसे लिखना, बताना डी ब्रॉगली कंसेप्ट है क्या और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। ये बताने के बाद आप बोलोगे कि इनडायरेक्टली जो है डेली लाइफ में इनकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे जो मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ये चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, है ना। तो ये सारे इनमें कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है। ये जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, या फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके फंक्शन है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि जो MRI वगैरह होता है मेडिकल फील्ड में, और जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी जो आयरन मैन ऐसे करके पूरा आ जाता था सूट आयरन मैन के ऊपर। ठीक है, अगर आपने देखी एवेंजर्स मूवीज देखी है तो ऐसे करके पूरा आ जाता था ना, बोला था नैनो टेक्नोलॉजी है ना। तो वही नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये डी ब्रॉगली और इनका कंसेप्ट का यूज होता है इनडायरेक्टली। ठीक, ये आप इसके बारे में लिख सकते हो कि इसकी यही सिग्निफिकेंस है डेली लाइफ में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप? डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का जो है इसकी लिमिटेशन क्या है? तो इसकी लिमिटेशन यही है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होता है, मैक्रोस्कोपिक के ऊपर नहीं होता। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली जो चीजें होती हैं उनके ऊपर डी ब्रॉगली अप्लाई नहीं होता, मैक्रोस्कोपिक में अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यही इसकी लिमिटेशन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल्स, तो ये आप कर सकते हो, एस और पी ऑर्बिटल इनमें डिफरेंस लिखना है। ठीक है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डम्बल होते हैं ना, तो एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, बस खत्म हो गए। ठीक है, खत्म हो गए, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ के समझ में आए होंगे। तो यहाँ से उतना कुछ मुश्किल पहले नहीं पूछा, तो इस बार मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो करने हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, क्वांटम नंबर्स करने हैं, बोर मॉडल वो कर लेना है। ठीक है, तो वहां से हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए। और जो वेव लेंथ, वेव नंबर, वो वेव के जो पैरामीटर्स होते हैं, वेव के जो मतलब वेव के आसपास कुछ डेफिनेशंस होती है ना, वेव लेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, वो वाली चीज़ें वहां से आप कर सकते हो, तो आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक, तो यहाँ तक ही हमारा ये लेक्चर, ये वीडियो हमारी यहाँ तक रहेगी। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आप पक्का करो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।